पाकिस्तानी सेना भला ही दुनिया के अंदर अपने दमखम का ढिंडोरा पीटती हो, खुद को बलवान बताती हो, लेकिन असलियत ठीक उसके उलट है, जो अब पूरी दुनिया के सामने भी आने लगी है। टीटीपी और बीएलए जैसे ग्रुप पाकिस्तान में घुसकर हमला कर रहे हैं, पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं और मुनीर की सेना उनके सामने पस्त नजर आ रही है, घुटने टेक चुकी है, बिल में दुबक गई है, लेकिन वो मासूमों पर अत्याचार करने से बाज नहीं आ रही है। कमजोर लोगों पर कोड़े बरसा रही है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए, विस्तार से फिर चर्चा भी करेंगे। ये तस्वीरें हैं बलूचिस्तान की, बलूच के उन मासूम लोगों की जिन पर पाकिस्तानी सेना अत्याचार कर रही है, उन्हें पीट पीट कर लहूलुहान कर रही है, बिना रुके उन पर कोड़े बरसा रही है। पाकिस्तान एक ऐसे वक्त से गुजर रहा है जहां वो हर मोर्चे पर मात खा रहा है। एक ओर जहां उसने आईएमएफ की शर्तों के सामने घुटने टेक दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ टीटीपी और बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए के हमलों से घायल है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, कहां जाए। गुस्से और झल्लाहट में पाकिस्तानी सेना बलूच लोगों पर अत्याचार कर रही है, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से क्रूर पाकिस्तानी आर्मी स्थानीय लोगों पर कोड़े मार रही है, उन्हें पीट पीट कर बेहाल कर रही है। लोग रो रहे हैं, कराह रहे हैं, जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन ये पाकिस्तानी आर्मी है जनाब, कमजोर लोगों पर अत्याचार करना उसकी फितरत है। अगर पाकिस्तानी सेना खुद को इतना ताकतवर समझती है, खुद को इतना दमदार समझती है, तो उनसे क्यों नहीं मोर्चा लेती जो पाकिस्तान की सीमा में घुसकर वार कर रहे हैं, आतंकिस्तान पर करारा प्रहार कर रहे हैं। उनके सामने तो पाकिस्तानी सेना दुम दबाकर भागती है, बिल में छिप जाती है, क्योंकि उसकी यही असलियत है। उसका दम मासूम लोगों पर ही दिखता है, बेकसूर लोगों पर ही उसके कोड़े चलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। चलिए विस्तार से इसी मुद्दे पर करते हैं चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपको करा देते हैं। रिटायर्ड एयर मार्शल ओपी तिवारी हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ेंगे कुछ देर के अंदर। रिटायर्ड मेजर जनरल वीके दत्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपना कीमती समय देने के लिए। शुरुआत मैं वीके दत्ता जी आपके साथ करूंगी। क्या कहना चाहेंगे कि क्या पाकिस्तान इस वक्त हर दिशा से, मैं हर दिशा का जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर नहीं, अलग अलग अगर जगहों की बात करें, वहां से एक बड़ी चुनौती जो है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान को उसका सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि पिछले चंद एक दिनों से आप ये मान के चलें कि तकरीबन दिसंबर के शुरू से और नवंबर के एंड से ही टीटीपी लगातार पाकिस्तानी फौज के ऊपर हमले करते चली आ रही थी, जिसके कारण बहुत सारे पाकिस्तानी फौजी मारे गए और एक बड़ा अटैक उन्होंने किया था जिसमें 16 पाकिस्तानी मारे गए थे, और जिसके रिस्पांस में पाकिस्तान की फौज ने एयर स्ट्राइक किया था अफगानिस्तान टीटीपी के ठिकानों के ऊपर, उनका ये कहना है। और साथ साथ में जो बलूच लिबरेशन आर्मी है वो लगातार पाकिस्तान आर्मी का जो अत्याचार बलूच के अवाम के ऊपर किया जा रहा है, बलूच इनोसेंट नागरिक के ऊपर किया जा रहा है, उसके खिलाफ आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं जो बलूच लिबरेशन फ्रंट और बलूच लिबरेशन आर्मी। तो जो कार्रवाई आज के दिन में बलूचिस्तान में आप देख रहे हैं, जहाँ पर भी उन्होंने घात लगा के पाकिस्तानी फौजियों को भी मारा है, उनको उनकी गाड़ियां उड़ाई हैं, और वो लगातार जो हैं उनके ऊपर जगह जगह पे अम्बुश करके हमले कर रहे हैं, और कई जगह पे उन्होंने कई इलाकों के ऊपर कब्जे करके अपने झंडे भी गाड़ दिए हैं। तो ये जो कार्रवाई अभी बलूच लिबरेशन आर्मी कर रही है बलूचिस्तान में, वो अपने आप को पाकिस्तान के अत्याचारों से और खास करके पाकिस्तानी फौज के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए कर रहे हैं। और ये जो कार्रवाई आप देख रहे हैं आज के दिन में, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में हो, चाहे सिंध बलूच जो यहाँ सिंध का जो एक मूवमेंट चल रहा है फॉर लिबरेशन ऑफ सिंध,
और अभी अभी आपको खबर आई होगी कि सिंध से बलूचिस्तान जाते हुए चंद एक पाकिस्तानियों को उन्होंने किडनैप करके उनके कपड़े उतार के भी नंगा किया पाकिस्तानी फौजियों को। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक फौज निहत्थे लोगों के ऊपर गोली चलाए, अत्याचार करे और वो ह्यूमन राइट वायलेशन के दायरे में ना आए, ना उनकी अवाम उनके खिलाफ कोई बातचीत करे, ना वहां की सरकार उसकी जिम्मेवारी ले, तो फिर अवाम को बंदूक अपने हाथ में उठानी पड़ जाती है। और यही काम आज के दिन में बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, चाहे अभी आगे चल के आप देखेंगे पीओके में, या जो हम पीओजेके बोलते हैं, गिलगित बाल्टिस्तान में, सिंध के अंदर, ये सारे जो मूवमेंट है चालू होते चले जा रहे हैं। और स्वाय पंजाब के अंदर भी अनरेस्ट है, क्योंकि वहां भी लोगों को खाना पीना नहीं मिल रहा। हर एक चीज की महंगाई हो रखी है, कोई किसी चीज का चाहे आटा हो, दाल हो, कोई मुहैया नहीं करा पा रही जो पाकिस्तान की सरकार है। और भुखमरी के कगार पे पूरा देश है। और आपको ये भी शायद सुनने में आया होगा कि इन्होंने जो एक खेला खेला था कि यूरेनियम टीटीपी वाले उड़ा के ले गए, वो भी आस्ते आस्ते निकल के आ रहा है कि पाकिस्तान की फौज ने वो यूरेनियम बेच दिया है ब्लैक मार्केट में। क्योंकि भुक्का मुल्क जिसके पास में कोई पैसा नहीं है, दुनिया से उसको कोई लोन नहीं मिल रहा है, तो वो ऐसे ही कार्रवाई करेगी। वो न्यूक्लियर असेट्स को बेचेंगे, वो यूरेनियम बेचेंगे, वो ड्रग का ट्रेड करेंगे, जाली नोट छापेंगे, जो हमने नोटबंदी सर करी इसीलिए इंतजार तो करी करें, थी। 1-2 दिन में कि सोना भी बेचेंगे, ये भी खबर हमारे सामने आएगी। यूके देवनाथ जी, मतलब ये सर कुछ जो मैं आपके पास आऊंगी मैंने- सर, फिर आपके पास वापस लौटूंगी। यूके देवनाथ जी, आपसे मैं चाहूंगी एक प्रतिक्रिया। पहले मुझे लगता है हम थोड़े इतिहास पे भी जिक्र करते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान का अगर हम जिक्र करें, क्यों ये इतना अशांत रहता है? हम अक्सर देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी आतंकी घटनाओं की जब हम खबर पढ़ते हैं तो मैक्सिमम देखते हैं कि बलूचिस्तान से ही वो खबर जो है वो सामने आती है। जी हाँ, ये समझना पड़ेगा कि आजादी के बाद से ही बलूचिस्तान के लोगों ने कभी भी पाकिस्तान की जो सेंट्रल अथॉरिटी है, जो कि एथनिक दृष्टि से देखा जाए तो ज्यादातर पंजाबी सुन्नी मुस्लिम है पंजाब के, उनके हाथ में ही पाकिस्तान चल रहा है। तो बलूच लोगों ने कभी भी उनका राज स्वीकार नहीं किया। बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो ट्राइबल बेस्ड हैं, यानी कबीले में बेस्ड हैं, और हर कबीले का एक मुखिया होता है। और हजारों साल से, सैकड़ों साल से वहां पर सिस्टम यह है कि कबीले का मुखिया जो कहता है, बाकी सारा कबीला खुशी खुशी उसी को मानकर आगे बढ़ता है। लेकिन जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है, तब से पाकिस्तान की जो सरकार है, फौज है, आईएसआई है, या पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसने लगातार बलूचिस्तान के लोगों को दबाया के रखा हुआ है। इसके 2-3 बड़े बड़े कारण हैं। एक तो बलूचिस्तान जो है मिनरल रिच स्टेट पाकिस्तान का, वहां पर अलग अलग स्ट्रेटेजिक जो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं वो मिलते हैं। तो पाकिस्तान चाहता है कि वो डायरेक्टली उसका दोहन करे। दिक्कत ये आ रही है कि जब बलूचिस्तान के लोगों को विस्थापित किया जाता है, क्योंकि वहां पर माइंस को खोदना है, ये मैं 50, 60 और 70 की दशक की बात कर रहा हूं, जब अमेरिकन कंपनीज को ठेके दिए गए, तो जब वहां माइंस को खोदना होता था तो बलूचिस्तान के इन ट्राइबल्स को वहां से विस्थापित कर दिया जाता था। बदले में उनको जमीन का मुआवजा नहीं मिलता था, कोई रॉयल्टी नहीं मिलती थी, सिर्फ अच्छा। और यूके देवनाथ जी, जो ये बात आप कह रहे हैं इसमें बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि आंकड़े ये भी बताते हैं कि मिनरल वाइज अगर हम बोले तो ये सबसे रिच है ये रीजन, लेकिन गरीबी भी सबसे ज्यादा यहीं पर है। पाकिस्तान की सरकार ने आजादी से लेके आज तक जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, सड़क डेवलपमेंट, नहरें खोदना, कारखाने खोलना, सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान के लोगों के लिए स्कूल खोलना, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना, वो सब उन्होंने सीमित रखा है पंजाब सूबे में और थोड़ा बहुत दिखाने के वास्ते सिंध प्रोविंस में। उन्होंने कभी बलूचिस्तान में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खोला, उन्होंने कभी बलूचिस्तान में कोई ऐसा मदरसा नहीं खोला जो कि मॉडर्न तरीके से पढ़ाई लिखाई दे। तो बलूचिस्तान के लोग जो हैं, जो कि अपने कुनबे के साथ, अपने कबीले के साथ बहुत मजबूती से जुड़े रहते हैं, उनकी विचारधारा फिर उसी तरह से रह गई है जैसे कि वो सैकड़ों साल पहले थे। यानी वो अपने कुनबे पर अपना जो चीफ होता है, अपना जो अमीर होता है, या अपना जो पंचायत जैसे भारत इंडिया में कहते हैं, उनके यहाँ जिरगा बोलते हैं, वो उसकी बात सुन के आगे चलते हैं। तो मानसिक दृष्टि से बलूचिस्तान के लोगों ने हमेशा अपने को अलग थलग पाया।
वरन देखा ये गया कि बलूचिस्तान के लोगों ने भारत के लोगों को अपना नजदीकी समझा। ये गौरतलब बात है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पाकिस्तान में अलग अलग अगर रीजन की बात करें तो हर एक जो रीजन है, अभी हम कुछ देर पहले 8 बजे जब डिबेट कर रहे थे तो हम उस वक्त पीओजेके के ऊपर चर्चा कर रहे थे, वहां के लोग भी अलग थलग जो है महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ रिटायर्ड एयर मार्शल ओपी तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। क्या कहना चाहेंगे सर, आपका एनालिसिस क्या कहता है कि पाकिस्तान पर क्या कोई बड़ा हमला होने वाला है? क्योंकि हर एक दिशा से चौतरफा हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त पाकिस्तान चुनौतियों का सामना कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान पर बाहर से हमला, बड़ा हमला, तो आप जो कह रहे हैं मैं सहमत हूँ, इसको वो टाला नहीं जा सकता कि नहीं होगा, लेकिन बाहर से बड़े हमले के अलावा जो पाकिस्तान का जो मेन समस्या है इंटरनल सिक्योरिटी है। जिस तरीके से भी दत्ता साहब और साहब तो बोल रहे थे कि ये बिल्कुल सही है, जो इनकी परेशानी है एक्सेप्ट पंजाब एंड सिंध को छोड़ के बाकी स्टेट्स में इनके यहाँ इंटरनल कंफ्यूजन बहुत चल रहा है और बहुत अनरेस्ट चल रहा है। गिलगित हो या इवन वजीर, यहाँ पर इतने एक्सप्लॉइट किया गया है पाकिस्तान में, जो भी इनकी, जैसे मान लीजिए कि अभी जैसे बता रहे थे कि एरिया जो है यहाँ पर बिल्कुल सोर्सेज रिच है, वहां पर सब कुछ उससे पैसे निकाल के और वहां के लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ये एक्चुअली ये पाकिस्तान का ही नहीं है, मैं इसका एक सिमिली अटैच करना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में भी ऐसे ही था। ये सबसे ज्यादा रिसोर्सेज कहाँ पर थे? हमारे झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में थे, और यहाँ सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुआ करता था। अब इसका नतीजा क्या, हिंदुस्तान ने भी देखा था कि नक्सल वहीं पर डेवलप हुए, तो यही सेम चीज है, लेकिन हमने बहुत जल्दी सुधार ले लिया और इनको हमने काफी कुछ ऊपर उठाया और यहाँ पर वो अनरेस्ट था वो हिंदुस्तान में बंद हो गया। तो ये जो अनरेस्ट पाकिस्तान में है, जो रिसोर्सेज जिससे इनकम जिसकी वजह से हो रही है, वहीं के लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा एक दुख भरी कहानी है, और इसलिए जो है वहां का जो अनरेस्ट है और यहाँ का यूथ लीडर्स है और अनएम्प्लॉयड यूथ है, सब इकट्ठा होके पाकिस्तान के फौज के खिलाफ लड़ रहे हैं। और जिस तरीके दत्ता साहब बता रहे थे कि जिस तरीके से इंसिडेंट्स हो रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी बहुत वीक पड़ जा रही है। उनके लोकल जो अनडिस्टर्बेंस और लोकल जो लोग हैं, जो उनके लोग हैं जो इकट्ठा कर रही है, इनको मारने की कोशिश कर रहे हैं, उनके सामने पाकिस्तान की आर्मी वीक पड़ जा रही है। पाकिस्तान की आर्मी का एक और भी तरीका है कि पाकिस्तान की आर्मी पिछले 70 सालों से 2 वॉर लड़ी थी, 65 और 71 दोनों में हार खाई। उसके बाद इन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं, इनका मेन मकसद खाली यही रहा कि इंडिया में टेररिज्म कैसे फैलाए। तो मकसद उनका अपना बॉर्डर बचाना नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान में टेररिज्म बढ़ाना है। अभी उनका डायवर्जन बांग्लादेश में आ गया, ताकि बांग्लादेश से ये अपने हम हिंदुस्तान में लेकिन मैं चाहूंगी सर ओपी तिवारी जी, मैं चाहूंगी आप इस पे थोड़ा मुझे एनलाइटन करिए, और बहुत सारे दर्शक इस वक्त हमें सुन रहे हैं कि ऐसा क्या है कि अपने नेशन के लिए, अपने देश के लिए आपको इतनी एंटी नेशनलिस्ट फीलिंग है? आर्मी के लिए, सरकार के लिए तो हम अमूमन देखते हैं कि एक विद्रोह की भावना होती है, लेकिन आपको अपनी आर्मी के लिए, अपने देश के लिए एंटी नेशनलिस्ट फीलिंग है। और ये एक रीजन में नहीं है, हर एक रीजन के ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि वहां के लोगों के अंदर पाकिस्तान को लेकर कोई भावना ही नहीं है। अब एक बात मैं कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान की जो आर्मी है 75% तो गवर्नमेंट है। वो गवर्नमेंट की नहीं सुनती, वो अपने बिजनेस करती है, अपने पैसे अर्न करती है। कई सारे एग्रीकल्चर सब कुछ उनका बस में ले रखा है, इससे ग्रोथ नहीं होता। तो पाकिस्तान इज मोर पावरफुल, पाकिस्तान की जो आर्मी है वहां के गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल है। अभी जो भी डिसीजन है, ये नहीं है कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स कहते हैं कि वहां जाके लोगों को मारो या उनको शोषण करो, ये पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। तो ये फीलिंग उनके अंदर ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है कि पॉलिटिकल लीडरशिप हमें तंग करना चाहे या न करना चाहे, लेकिन ये पाकिस्तान के जो आर्मी है वो जरूर अवश्य हमें तंग करने की परेशानी होती है। पाकिस्तान आर्मी में एक और समस्या है, जैसे मैं आप मानिक शाह जी का जिक्र करना चाहूंगा। जब पीओडब्ल्यू जो वहां के थे, तो मानिक शाह जी एक दिन मिलने चले गए, तो उनके जवानों ने कहा कि साहब अब हमें समझ में आया है कि हिंदुस्तान आर्मी क्यों जीतती है, बिकॉज आप सबका ध्यान रखते हैं। वहां पर पाकिस्तान में ऑफिसर्स और जवानों में बहुत ज्यादा गैप है, बहुत डिफरेंस है। तो ये गैप जो है, ये गैप भी और इस अनडिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए मैनिफेस्ट करता है, और ये सब समस्या रहती है। इसलिए उनके जवान भी बहुत ज्यादा मोटिवेटेड नहीं है कि जो उनके साथ लड़ सके। लेकिन जो वहां के बाकी जगह बलूचिस्तान के या गिलगिट बाल्टिस्तान के जो लोग हैं वो मोटिवेटेड है, क्योंकि उनको तो उनसे फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम इसलिए चाहिए कि ताकि उनका ग्रोथ हो सके और उनकी इकोनॉमिक स्थिति बढ़ सके। अभी जो पाकिस्तान में जिस तरीके से सब चीज की समस्या हो रही है, आटा की समस्या है, साल की समस्या है, भुखमरी जो होने वाली है, ये भुखमरी सबको जो आ रही है, तो इसमें और लोगों को भुखमरी भी हो रही है और इनका एक अंदर से घृणा भी है। इसके अलावा वीके दत्ता जी, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, क्योंकि देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात जो है वो सर कह रहे हैं कि एक तो आपके देश में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, और पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है,
इतनी इंस्टेबिलिटी है, और इस बीच अगर हम बात करें आपके देश के अंदर, आपके जो अवाम है वो आपके लिए कनेक्ट फील नहीं करती है। तो इसके कारण तो यही हुआ ना कि आपने एक लंबे समय से, दशकों से आपने अपने देश के अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करी, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आप सीरियस नहीं थे, महज आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो टेररिज्म के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, और ये रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं क्योंकि ये आपका फोकस था उस वक्त। बिल्कुल, देखिए भला कैसा है कि जिस देश को एक फौज चला रही हो, और जो फौज वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रही हो, और जब भी वो किसी को बिठाएं एज अ प्रॉक्सी, क्योंकि पहले क्या था कि जब वो डिक्टेटरशिप लेके आते थे दुनिया से कंडेमनेशन होता था कि किसी डिक्टेटर गवर्नमेंट को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, कहीं पे उन पे सैंक्शन लग जाते थे, और इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी जो ऑटोक्रेटिक या एक डिक्टेटर को अच्छा नहीं माना जाता जी। तो पाकिस्तान की फौज ने एक सबक सीखा कि हुकूमत पीछे से चलाओ और आगे एक कोई कठपुतली बिठा के रख दो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे नवाज शरीफ हो, या पहले वो जैसे उसको इमरान खान को लेके आए। इमरान खान जब थोड़ा तगड़ा होने लग गया तो उसको तंत्र उठा के उसके ऊपर मुकदमे लगा के उसको जेल में डाल दिया। तो पाकिस्तान की फौज लगातार आज़ादी के बाद से ही पाकिस्तान के ऊपर काबिज है। वो उन्होंने एक जो सत्ता का जो गरूर, जो सत्ता का जो नशा होता है वो उनके दिमाग से नहीं जा रहा है। लेकिन को इस पर मैं सर आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। आप यहाँ पे फौज का जिक्र कर रहे हैं, और अक्सर हम जब भी पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, उसकी किसी भी तरह से पॉलिटिकल इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी की जिक्र करते हैं, तो सबसे पहले हम पूरा इल्जाम जो है वो फौज पर डाल देते हैं। अगर फौज की बात करूं तो फौज भी तो अपने देश का हित चाहती है, या फिर कोई इंटरनेशनली आप ऑपरेट हो रहे हैं, किसी का कंट्रोल है, आपका रिमोट किसी और के हाथ में है, इस कारणवश अपने आप राष्ट्र के हित के लिए जो है काम नहीं कर रहे हैं, आपका जो फोकस है वो आतंकवाद के ऊपर है। देखिए पता कैसा है कि बड़ा पुराना कहावत है जिसमें कहते हैं कि साहब पाकिस्तान की जो फौज है वो फौज पाकिस्तान को चला रही है, कि पाकिस्तान आर्मी हैज गॉट अ नेशन, पाकिस्तान डजंट हैव अ आर्मी। वो आर्मी अपने हित के लिए सारा काम कर रही है, पावर में रहने के लिए कर रही है, उसको वाम से कोई लेना देना नहीं है, और उसकी इकोनॉमी जाए बाहर में जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए जो पाकिस्तान की फौज है वो नाजायज फायदा उठा रही है अपनी ताकत का, और पाकिस्तानी के अवाम को अभी तक ये बात समझ नहीं आई, वो आ जानी चाहिए और तब जाके वो उसका कोई फैसला कर पाए। ओवर टू यू पलक। यूके देवनाथ जी, यहाँ पर क्या दक्षिणी जो अफगानिस्तान है उसका कोई रोल नजर आ रहा है? जब मैं इस बलूचिस्तान क्षेत्र की बात कर रही हूँ, जो एक विद्रोह यहाँ पर देखने को मिल रहा है, या फिर अभी मैं बात करूँ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है, जिस तरह के हम देख रहे हैं कि हमले यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ऐसा कि जो भी डूरन लाइन है अफगानिस्तान में नहीं मानता। सर मैं आपके पास आऊंगी, यूके देवनाथ जी से मेरा सवाल था। जी हाँ पलक, जहां तक बलूचिस्तान की बात है, ये देखना पड़ेगा कि बलूचिस्तान के लोग जो हैं एथनिक दृष्टि से हमेशा ईरान के लोगों के पास ज्यादा जुड़े हुए थे। आजादी के बाद से हुआ यह है कि बलूचिस्तान को दबाने के लिए वहां पर पाकिस्तान की सरकार ने डेमोक्रेटिक तरीके का इस्तेमाल नहीं किया। पाकिस्तान की जितनी मेजर पॉलिटिकल नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे पीटीआई है या पीएमएलएन है, इन्होंने कभी बलूचिस्तान में जाकर एक्टिवली वहां के लोगों को अपने साथ शामिल करने की कोशिश नहीं की। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि बलूचिस्तान में अलग अलग समय पर एक इंटरनल विद्रोह, इंटरनल रिवोल्ट जनरेट हुआ। वहां पर जैसे होता ये है कि जब जब वहां इंटरनल रिवोल्ट होता है तो उसको बातचीत के जरिए नहीं सुलझाया जाता, उसको डंडे के जोर पर दबाने की कोशिश जाती है। अभी जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार उन्होंने कम से कम 106 लोगों का इंटरव्यू किया, जिसमें पाकिस्तान सरकार के ऑफिशियल्स हैं, लॉयर्स हैं, विटनेस ऐसे हैं जिन पर जुल्म किया गया था। सबसे बड़ी बात है सोशल एक्टिविस्ट्स का इंटरव्यू है। इसके अनुसार जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है उसके अनुसार वहां पर 60% केस तो ऐसे हुए हैं कि बलूच लड़ाकों को या टीनेजर्स को, बच्चों को उठा के जेल में बंद कर दिया जाता है और सालों तक उनके ऊपर कोई चार्जशीट दायर नहीं होती। जब उनके ऊपर चार्जशीट दायर हो जाती है तो जो मुकदमा होता है उनमें उनको कोई डिफेंस लॉयर नहीं दिया जाता। तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में एक अंदरूनी लॉ एंड ऑर्डर का कोलैप्स हो गया है। एक जो लोकतंत्र होता है, प्रजातंत्र में जो जनता को
छोटी छोटी रियायतें दी जाती हैं कि अगर उन्होंने कोई कसूर किया है फिर भी स्टेट जो है, सरकार जो है, उनको डिफेंस का पूरा मौका देती है। सबसे बड़ी बात है उनकी बात कोर्ट अदालत में सुनती है, उसके बाद ही सजा देती है। ऐसा कोई सिस्टम बलूचिस्तान में फॉलो नहीं हो रहा है। जी पलक। लेकिन सर, इस पर मैं एक सवाल आपसे जो जवाब दिया उस पर जुड़ के और पूछना चाहूंगी कि आप जो ये बात कर रहे हैं कि वहां पर जो जिस तरह का सपोर्ट सिस्टम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की हम बात कर रहे हैं, आर्मी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो है आतंकवाद के ग्रुप्स की हम बात करते हैं, टीटीपी की हम जिक्र कर लेते हैं, ये बलूच का जो ग्रुप है इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। क्या दे आर प्लानिंग फॉर समथिंग बिग? क्योंकि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता ना कि एक कुछ टाइम ड्यूरेशन के अंदर, एक टाइमिंग के अंदर इस तरह की जो है हम देख रहे हैं कि आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं। देखिए, आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान में तब तक बढ़ती रहेंगी, चाहे हम बलूचिस्तान की बात करें या खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, जहां तक उनके लोगों को लोकल एस्पिरेशंस, यानी उनकी जो स्थानीय कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं, उनको उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट सम्मान नहीं देगी। देखिए, भारत को देखिए, हमारे यहाँ पर भारत भी तो एक हमारे यहाँ देश के कोने कोने में जितने लोग हैं सबको भारत सरकार, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दिल्ली में पावर में आए, एक साथ लेकर चलती हैं। हम उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सबके अपने जो सांस्कृतिक विचारधारा है या उनकी लोकल जो जनजातीय विचारधारा है उसको उभरने का, पनपने का एक मौका देते हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा है। एक विचारधारा वहां पर है कि भाई पंजाब के लोग ही सबसे ज्यादा सुपीरियर हैं, सुन्नी लोग जो हैं वही सबसे शानदार हैं। और पाकिस्तान में एक और चीज है कि सब जगह पर जो लोग पीछे रह गए हैं, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में फ्रिंज एलिमेंट्स, समाज में वो लोग जो कि प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ पाए किसी ना किसी वजह से, उनको आगे ले जाने की कोई कोशिश नहीं होती है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे PMLN हो या PTI हो, उसने हमेशा मेजोरिटी जो मुख्य धारा है उसी से जुड़े रहे। जबकि डेमोक्रेसी में जोर देना चाहिए कि समाज के जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, जिनका विचारधारा थोड़ा मुख्य धारा से थोड़ा अलग होता है, उनको साथ ले जाने की कोशिश होनी चाहिए। तिवारी जी, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये आइडियोलॉजिकल वॉर है? क्योंकि आप प्रॉक्सी वॉर जैसे तो कुछ भी नहीं है, या फिर ये इंटरनल वॉर आपको नजर आ रही है, या फिर आपको ये टेररिस्ट की आपस में लड़ाई जो नजर आ रही है, इसकी डेफिनेशन क्या है? ये परिभाषा जो है वो समझ नहीं आ रही है जो इस वक्त पाकिस्तान की स्थिति बनी हुई है। देखिए, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसी का भी नहीं होता, ठीक है। अब मैं कुछ आगे बढ़ के कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान की हालत भी सीरिया जैसी होने जा रही है। जिस तरीके से अनरेस्ट चल रहा है और उनके जो सपोर्ट वाले हैं, जैसे उनकी TTP की बात हो रही है, अफगानिस्तान से सपोर्ट मिल रहा है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट मिलता रहेगा तो पाकिस्तान विल लैंड अप लाइक सीरिया विद इन नो टाइम, जहां इतने इंटरनल ग्रुप्स हो जाएंगे कि सबको अपना अपना इन्फ्लुएंस करने के लिए, अपनी वर्चस्व साबित करने के लिए अपना कब्जा बढ़ाने आगे कोशिश करेंगे। और ये फर्दर एडअप हो रहा है क्योंकि यहाँ भुखमरी हो गई है, इकोनॉमिक परिस्थिति बहुत ही खराब हो गई है। अब जिस तरीके देवनाथ साहब बोल रहे थे वो एक आइडियल अप्रोच है, अगर किया जाए तो हो सकता है कि पाकिस्तान की इंटरनल स्थिति सुधर जाए। लेकिन जिस तरीके से ये आगे की तरफ जिस तरीके से बिगड़ती जा रही है, जिस तरीके से डिफरेंट ग्रुप्स ऊपर उठते जा रहे हैं और अपना कब्जा, अपना वर्चस्व दिखाते जा रहे हैं, इनफैक्ट आर्मी के ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं, तो ये अभी तो फिलहाल 3 तो ग्रुप काफी क्लियर है, लेकिन कुछ अलग ग्रुप भी होंगे जो बालिस्तान में भी होंगे, वो भी उठना कोशिश करेंगे। इस तरह से अगर 4-5 ग्रुप हो गया है तो सीरिया जैसी हालत हो जाएगी, कुछ पोर्शन किसी और के पास, कुछ पोर्शन किसी और के पास। अब इनकी विचारधारा जो है, इनके जो लोग हैं, जो मतलब 71 वर्ग के बाद से जो एंटी इंडिया जो फीलिंग हुई थी, तो इस चक्कर में इनका इंडिया को नुकसान करने के अलावा यहाँ ऐसा तो नहीं है ओपी तिवारी जी की इंटरनली पाकिस्तान के अंदर ये टेरर ग्रुप जो है वो सुपर पावर बनने की गेम चल रही है कि पाकिस्तान की सुपर पावर कौन है, कौन सा टेरर ग्रुप है? एब्सोल्युटली इन एग्रीमेंट विद दैट, बिल्कुल ही एग्री करता हूं, क्योंकि इनकी तो विचारधारा हमेशा ऐसी ही रही है। जहां भी ऐसे ग्रुप है जो अपने ग्रुप के लिए, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनको वाइडर पर्सपेक्टिव में देश का कोई वैल्यू नहीं है, तो वहां इस तरह की चीजें फ्लरिश करेंगी। और इसके अलावा जिस तरीके से चाइना का इन्फ्लुएंस कोशिश हो रही है, पाकिस्तान का झुकाव टोटल एंटी इंडिया है, और वहां की जनरल जो जनसंख्या है वो भारत के प्रेसिडेंट, भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को अप्रिशिएट करती है। वो तो ये भी कहते हैं कि मोदी जी हमारे यहाँ आ जाए, बिकॉज ह्यूमन बीइंग की नॉर्मल रिक्वायरमेंट क्या होती है? खाना, हेल्थ, ये सब चीजें उनसे छीना जा चुका है।
जबकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत अगर 71 के पहले की सोचे उतनी खराब नहीं थी। कि 71 वॉर हारे और अपने तरीके से उन्होंने उनका शोषण करके, लोगों का शोषण करके और अपने पैसे को आके स्विस बैंक में बाहर फैलाया उन्होंने। जिस तरीके से हालत हो गई है उसको सुधारना तो बहुत ही मुश्किल लगता है। वीके दत्ता जी, क्या आप सर की बात से सहमत है कि ये नेक्स्ट सीरिया पार्ट 2 जो है वो देखने को मिल सकता है पाकिस्तान के अंदर? क्योंकि जिस तरह की घटनाएं हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तो जो लड़ाई हो रही है वो पॉलिटिकल ग्रुप्स की नहीं है, यहाँ तो जो टेरर ग्रुप्स है वो अपनी कमांड चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हमारा वर्चस्व होना चाहिए पाकिस्तान की कुछ क्षेत्रों के अंदर। देखिए, ऐसा है कि जब किसी देश के अंदर एक हुकूमत लगातार आपको दबाती चली जाए, जैसे सीरिया में वो असाद के ऊपर इल्जाम लगाते थे कि हम वॉर ऑफ लिबरेशन, हम आजादी के लिए और एक पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करने के लिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम को लाने के लिए हम जंग लड़ रहे हैं। तो जितने वो ग्रुप थे जो लिबरेशन के लिए लड़ रहे थे अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ असाद इन सीरिया, वही सिचुएशन आज के दिन में पाकिस्तान में आप देख रहे हैं, जहां बलूच अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, बलूच अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। वहां पे खैबर पख्तूनवा में जो पख्तून है वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान डोरल लाइन को मानता नहीं है। सिंध के लिए लोग आजादी के लिए एक जंग उन्होंने छेड़ी है। मुहाजिर भी वहां पे खुश नहीं है पाकिस्तान के अंदर। जो लोग भारत छोड़ के वहां चले गए थे उनको मुहाजिर बोला जाता है, और खास करके ज्यादा लोग सिंध कराची के इलाके में है। वहां पे जो पंजाबी मुसलमान है वो डोमिनेट कर रहा है पूरे पाकिस्तान को। अभी वो उस डोमिनेशन से निकलना चाह रहे हैं, चाहे वो POJK हो, गिलगित बाल्टिस्तान हो, बलूचिस्तान हो, चाहे वो आपका जो खैबर पख्तूनवा का इलाका हो। तो पाकिस्तान की फौज जो है मेजोरिटी पंजाबी मुसलमान है। तो क्या यहाँ पर सर जो आप ये बात कर रहे हैं इसको अगर हम और वाइडर पर्सपेक्टिव पे देखें, इन सारे क्षेत्रों को देखें, अगर हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान की, वो कह रहे हैं कि जी हमारा एक क्षेत्र हमें दे दो। POJK की बात करें तो वो कह रहे हैं हमें भारत के साथ, कश्मीर के साथ रख दो। और मतलब अलग इन 4 अगर हम क्षेत्रों की बात करें, इस रीजन की बात करें, तो वो कह रहे हैं कि जी आप अपने पाकिस्तान को रखो, ये रीजन हमें दे दो, भाई आपके साथ कुछ नहीं है, हमारा भला नहीं है। देखो पाकिस्तान है क्या फिर? पाकिस्तान स्वाय पंजाब के बचा क्या? अगर बलूचिस्तान अलग हो गया जो सबसे बड़ा प्रांत है, अगर सिंध अलग हो गया, वहां से खैबर पख्तूनख्वा अलग हो गया, और हमने J&K अपना जो पूरा वापस ले लिया POK, तो बचा गया पाकिस्तान। पंजाब तो वो सॉरी एक्सक्यूज मी, जो हाल सीरिया का हुआ है वही हाल पाकिस्तान का हो जाएगा। इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, अलग अलग जो तंजीमें हैं अपना कब्जा करके बैठ जाएंगी, और पाकिस्तान सिमट के इतना सा रह जाएगा यहाँ। तो सर देखिए बात तो यही है ना, क्योंकि हम जिन रीजन्स की डिस्कस कर रहे हैं वहां के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के साथ अपनापन महसूस ही नहीं कर रहे। बलूचिस्तान की अगर बात करें, वहां पर जो लोग हैं उन्हें लग रहा है कि जी हम सबसे ज्यादा मिनरल रिच हमारा ये रीजन है, उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा गरीबी यहाँ पर है। तो आपके साथ रहकर तो हमें सिर्फ ठगा गया है ना, मिसयूज किया गया है अपनी पॉपुलेशन का। तो इट्स बेटर कि ईरान के साथ हम रहें। POJK की बात करें तो हर दिन हम देखते हैं कि वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं। वो लोग कह रहे हैं कि जी हमें आप एक खुला रास्ता दे दीजिए, हमारे पास ये विकल्प होना चाहिए कि हमें भारत के साथ रहना है या पाकिस्तान के साथ रहना है, क्योंकि वहां पर उनको भुखमरी ही मिल रही है। और वैसा ही हाल जो है वो और भी क्षेत्रों के अंदर देखने को मिल रहा है, जहाँ TTP भी वहां पर संघर्ष करते हुए नजर आ रही है। वो कह रही है कि जी इससे बेहतर तो ये है कि अब हम अफगानिस्तान के साथ ही हो लें। देखिए, कोई भी आवाम को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, अच्छी जिंदगी, बच्चों का फ्यूचर। तो आज के दिन में पाकिस्तान के पास क्या फ्यूचर है? हर एक जगह पे भुखमरी, इकोनॉमिकली बिल्कुल तबाह हो गया पाकिस्तान। पूरा कटोरा लेके दुनिया में घूम रहा है। IMF देगा कि नहीं देगा, वर्ल्ड बैंक देगा कि नहीं देगा, सऊदी अरब देगा कि नहीं। और अभी वही बात जो हम पहले कर रहे थे कि यूरेनियम बेच रहे हैं, कि अपने न्यूक्लियर रिसर्च बेच रहे हैं, कि अपना सोना बेचेंगे, कि अपने हथियार बेचेंगे, कि ड्रग्स। एक्चुअली क्या है कि पाकिस्तान की फौज एक माफिया है। वो माफिया की तौर पे उस मुल्क को चला रहे हैं। अगर किसी जगह पे वो 20-25 आदमी का गुट बना के एक माफिया बनाता है, वही काबू में नहीं आता। यहाँ तो नहीं सर, माफिया भी है, और एक मुझे वो बोल याद आ रहे हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं। ये मुझे लगता है पाकिस्तान आर्मी के ऊपर बहुत फिट बैठ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो पाकिस्तान की आवाम को ये सुझाव देता हूँ कि आप जिहाद करें, पाकिस्तान की फौज को हटाएं। भारत की फौज 1 इंच भी जमीन नहीं लेगी पाकिस्तान की, सिवाय
जो पीओके है वो हमारा है, वो हम वापस लेंगे। उसके अलावा हमें पाकिस्तान की 1 इंच जमीन नहीं चाहिए। तो पाकिस्तान की फौज की उनको जरूरत ही नहीं है। अगर वो पाकिस्तान की फौज हटा देंगे तो अफगान भी इनके दोस्त बन जाएंगे, बलूच भी इनके दोस्त बन जाएंगे, सिंध में कोई मसला नहीं रहेगा, पीओके हम ले लेंगे और पंजाबी उसके बाद में भांगड़ा करें चाहे जो मर्जी करें, उनकी मर्जी है। तो अल्टीमेटली क्या है कि ये पाकिस्तान की अवाम को फैसला करना पड़ेगा कि उनको किस प्रकार का मुल्क है, किस प्रकार का मुल्क चाहिए, किस प्रकार की गवर्नमेंट चाहिए उनको, कि क्या वो लगातार एक पाकिस्तानी फौज जो अत्याचार करती चली आ रही है उनका उल्लू बना के रखा हुआ उसने अभी तक कि भारत हमला कर देगा, भारत हमला कर देगा। मैं तो बोल रहा हूँ भारत नहीं करेगा हमला, हम सिर्फ अपना जो इलाका वापस लेंगे, उसके अलावा हमें पाकिस्तान की 1 इंच भी जमीन नहीं चाहिए हमको। तो ये पाकिस्तान की अवाम को ये फैसला करना है कि उनका फ्यूचर किस में है, पाकिस्तान की फौज के साथ। नहीं नहीं सर, हम अक्सर वहां पर कई सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है जहां पर जनता के साथ वो बातचीत करते हैं, अवाम के साथ बातचीत करते हैं, वो तो बहुत वेलकमिंग है। वो कहते हैं हमें तो मौका नहीं मिल रहा, अवसर नहीं मिल रहा कि हम कैसे जो है यहाँ से छुटकारा पाएं, लेकिन क्या करें कि वो अपनी किस्मत को कोस रहे हैं कि उस देश में है। बिल्कुल, वो कहते हैं दी नेशंस ऑफ आर्मी, पाकिस्तान आर्मी इज बड़ा नेशन। तो ये बड़ी विडंबना है और मुझे तो तरस आता है पाकिस्तान की अवाम के ऊपर कि वो इतने साल तक इस फौज का उल्लू बनते रहे और ये फौज लगातार खुद तो लड़ती नहीं और क्या करती है, वो गरीब बच्चों को ट्रेनिंग दे के यहाँ पे उग्रवाद के लिए भेज देती है। आपको याद होगा कि परवेज मुशर्रफ हो चाहे वो हो, तो क्या सीज फायर, हमारे साथ लाइन ऑफ कंट्रोल में सीज फायर कर लो ताकि पाकिस्तानी फौजी ना मरे और वहां से चुपचाप आप टेररिस्ट ट्रेन कर करके अंदर भेजते रहें ताकि हमारे ऊपर हमले होते रहे, हमारा नुकसान होता रहे। तो ये हमें तो ये पाकिस्तान की जो गेम है, पाकिस्तान की फौज की गेम, इसको समझ लेना चाहिए। और ये बढ़िया मौका है कि उधर से बलूच मार रहे हैं, उधर से पख्तून मार रहे हैं, उधर सिंध में बवाल हो रहा है, पीओके में हो रहा है, गिलगित बाल्टिस्तान में हो रहा है। और अगर भारत एक धक्का मारे तो इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा और इनकी जितनी ये गंदगी है पाकिस्तान फौज की वो खत्म हो जाएगी। तो हमें शायद इस मौके का फायदा उठा लेना चाहिए और इस मसले को वंस एंड फॉर ऑल खत्म कर देना चाहिए। और जहां तक इनके न्यूक्लियर रिसर्च का सवाल है, अमेरिका भी इंतजार में है और वहां पे इजराइल भी वेट कर रहा कि मैं कब इसको मारूं और इनके न्यूक्लियर रिसर्च को मैं खत्म करूं। क्योंकि अगर ये न्यूक्लियर यूरेनियम प्लूटोनियम बेच रहे हैं, चाहे वो ईरान को बेच रहे हो, चाहे तजाकिस्तान को बेच रहे हो, जहां भी बेच रहे हो ये, तो ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन और पूरे जो बड़े मुल्क हैं वो इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेंगे और पाकिस्तान का पूरा जो न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको कैप कर दिया जाएगा। और ये आप देखते चले आगे, आप ट्रंप को आने दीजिए आप, और 5-6 दिन की बात है, उसके बाद जो जितने इनके कुकर्म हैं ये सारे निकल के आएंगे। और जो डीप स्टेट था अमेरिका का, मैं इस पर थोड़ा सा मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए। जो ट्रंप का आपने जिक्र किया, क्या लगता है कुछ यहाँ पर पाकिस्तान पर भी असर पड़ते हुए नजर आएगा और बद से बदतर हालत हो जाएगी या कुछ बेहतरी होते हुए नजर आएगी, थोड़ा सा स्टेबलाइज ये होंगे क्योंकि कंट्रोल तो ये वहीं से होते हैं। बिल्कुल, देखिए आपको याद हो कि जब ट्रंप इसके पिछले बार आए थे तो जितना एड अमेरिका पाकिस्तान को दे रहा था उन्होंने तुरंत बंद कर दिया। उन्होंने बोला ये मुल्क दोगला है, ये धोखेबाज है, इन्होंने अमेरिका को धोखा दिया। इधर से हम उनसे डॉलर लेते थे, वहां पे तालिबान की मदद करते थे और वहां तालिबान को मरवाने के लिए अमेरिका से डॉलर लेते थे। तो तालिबान को भी पता चल गया कि ये कितने दोगले हैं और अमेरिका को भी पता चल गया। इसलिए जो ट्रंप अगर जब दोबारा आएंगे तो उनको इनकी औकात मालूम है, पाकिस्तान की औकात उनको क्लियरली मालूम है। पाकिस्तान के अंदर अगर अमेरिका का डीप स्टेट कोई कार्रवाई कर रहा था उसको भी वो बंद करवाएगा और इन लोगों को बिल्कुल असलियत दिखाई जाएगी कि वो कहाँ पे खड़े हैं। अगर तो या तो ये टेररिज्म बंद करे या न्यूक्लियर इसको बंद करे, डेमोक्रेसी लेके आए, ट्रू डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। और ट्रंप तो ऑलरेडी बोल रहा है कि इसको इमरान खान को आप रिहा करें। मुझे लगता है वीके दत्ता जी, इट्स टू लेट, बहुत देरी हो चुकी है। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी स्टेबलाइजेशन हो सकती है। इट इज नेवर टू लेट। अगर सीरिया 11 दिन में एकदम उसकी जो ताश के पत्तों की तरह गिर गया तो पाकिस्तान को भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओपी तिवारी जी, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जब किसी देश की सेना ही बिकाऊ हो, ये कह ले कि उसका ईमान ही बिकाऊ हो, तो फिर क्या किया जाए? उस नेशन का फ्यूचर क्या है, उस देश का फ्यूचर क्या है?
देखिए इस पाकिस्तान की जितनी एक्टिविटी और गतिविधियां पहले से चल रही है और सेना जैसा कर रहा है, तो इसको सुधार का तो कोई उम्मीद है ही नहीं। डिटोरेशन तो पहले स्लो हो रहा था, लेकिन ग्रेजुअली जब से ये एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जब से ये करेंसी अपनी चेंज हुई है, तो पाकिस्तान जो डबल अपनी करेंसी, हमारी इंडियन करेंसी छाप के जो पैसा काफी कमा रहा था, उससे अपने काफी डेब्ट क्लियर कर रहा था। तो उसके बाद से पाकिस्तान की हालत और खराब हो गई है और ये मैनिफेस्ट हो रहा, दिखाई भी पड़ रहा काफी। तो जिसकी आर्मी अपनी सरकार से, अपने आवाम से, अपने लोगों से ही धोखा दे रही है, तो उस देश का कुछ भी नहीं किया जा सकता। जिसके हाथों में उनकी सुरक्षा का जिम्मेदारी दी गई है, वही धोखा देना चाहता है। और प्लस इनके अपने पर्सनल गेन्स, मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इतनी बढ़ गई है पाकिस्तान में कि जो भी पैसा है और जो जितना भी रेवेन्यू कलेक्शन है, वो बहुत कम लोगों के हाथों में है। किसी उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उनके पैसे बाहर हैं, अच्छा जी रहे हैं। और मेजोरिटी जहाँ 90% टू 85% पॉपुलेशन हर चीज के लिए, जैसे ही बता रहे थे कि भाई रोटी कपड़ा मकान सबके लिए तरस रहे हैं। और बेसिक रिक्वायरमेंट अगर फूड का प्रोडक्शन कम हो जाए और फूड बाहर से एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, तो खाना तो अति हो जाएगा। उस वक्त का इंतजार नहीं करेगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान में हालत और खराब हो जाएगी। ताकि लोग को बेसिकली खाना तो अत्यंत आवश्यक है, वो इनको ये चिंता है कि हमारे पास छोटे छोटे राज्य होंगे, अपना छोटा एरिया होगा, तो हमारे क्या प्लस पॉइंट है। लेकिन ओपी तिवारी जी, भुखमरी से वर्स्ट क्या होगा? मतलब भुखमरी तो अभी भी हम देख रहे हैं ना पाकिस्तान के अंदर, इससे वर्स्ट क्या होगा? भुखमरी हम लोग देख रहे हैं, लेकिन इसकी अंत भी ज्यादा भी हो सकता है, जो कि हमने काफी जगह, जैसे जितने ये टेररिस्ट के वजह डर से जो लोग भाग के गए हैं, जहां शरारती कैंप है, वहां क्या हालत है, सीरिया में क्या हालत है, वो और होगा। यहाँ पर अभी फिलहाल घर है इनके पास, आटा महंगा हो गया, नमक महंगा हो गया, सब्जियां महंगी हो गई हैं, लेकिन अभी फिलहाल मिल रही हैं। वक्त वो आ जाएगा जब इनकी अवेलेबिलिटी खत्म हो जाएगी। वो दिन दूर नहीं है जब आर्मी और जो वहां के हुक्मरान है कहते कि पानी से काम चला लो। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपना कीमती समय देने के लिए। विस्तार से इस मुद्दे पर आपने चर्चा की। तो देखिए, पाकिस्तान की सेना इस वक्त आपको बता दी कि बलूच के लोगों के, बलूचिस्तान के अंदर वहां पर लोगों पर हमला कर रही है, उन्हें बंदी तक बना रही है।